5.3 एक्सरसाइज हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो आज 5.3 एक्सरसाइज का आखिरी सवाल यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 ये हम लोग अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। ये जितने भी सवाल हैं ना जो आपको ट्रू और फॉल्स के फॉर्मेट में दिए हुए हैं, ये बेसिकली इनमें से कुछ सवाल आपके थ्योरम्स हैं। जैसे कभी आप अपनी टेक्स्ट बुक को ही अगर खंगाल के देखें तो 5.2 एक्सरसाइज में और 5.1 एक्सरसाइज में कुछ ऐसे सवाल हैं ना जो इस टाइप के हैं, लाइक शो दैट करिए, ये करिए, वो करिए। तो ये उसी टाइप के सवाल हैं। कई किताबों में जैसे एनसीईआरटी की किताबों में इस टाइप के सवाल हैं कि प्रूव दैट एवरी स्क्वायर इज़ अ रेक्टेंगल या फिर प्रूव दैट एवरी स्क्वायर इज़ अ रोम्बस। इस टाइप के सवाल ऑलरेडी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में हैं। तो ये जो चीज़ें मैं अभी आपको बता रही हूँ ये इन द फॉर्म ऑफ सवाल, इन द फॉर्म ऑफ शो दैट ऑलरेडी एग्ज़ाम्स में पूछी जाती है। और जब हम वहाँ पर ये सारी चीज़ें इन द फॉर्म ऑफ सवाल पढ़ते हैं तो इन सारी स्टेटमेंट्स को हमें अपने दिमाग में याद रखना पड़ता है। और जब आप इसे याद रखते हो तो यही अल्टीमेटली ट्रू फॉल्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो हमें बताना है कि जो अभी हमको टोटल 6 स्टेटमेंट्स दी हैं इनमें से कौन सी वाली स्टेटमेंट ट्रू है एंड कौन सी वाली स्टेटमेंट फॉल्स है। और साथ ही साथ में हमको सिर्फ ये नहीं बोल देना है कि अच्छा ठीक है तुम ट्रू हो, ठीक है तुम फॉल्स हो। वहाँ पे अगर वो स्टेटमेंट फॉल्स है तो उसका क्या रीज़न है वो भी जस्टिफाई करना है। तो रीज़न ऐसा नहीं है कि आपको लंबा चौड़ा कोई प्रूफ करके दिखाना है, शॉर्ट में। ठीक है, ओके। तो चलो सवालों के साथ चीज़ों को शुरू करते हैं। जैसे कि जो पहली आपकी जो स्टेटमेंट नंबर 1 है, स्टेटमेंट नंबर 1 कहती है कि एवरी पैरेललोग्राम इज़ अ रोम्बस। दुनिया का सारे पैरेललोग्राम एक रोम्बस होंगे। ये एक आपकी स्टेटमेंट नंबर 1 कहती है, एवरी पैरेललोग्राम। ठीक है, ये जो वर्ड है ना यहाँ पे हर सवाल के आगे एवरी, ये वर्ड एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हो सकता है माइट भी ऐसी कुछ कंडीशंस दी हो सवालों में। ठीक है, कई बार ऐसी कोई कंडीशन दी हो सवालों में कि एक पैरेललोग्राम एक रोम्बस बन जाए, ऐसा हो सकता है कभी कभार, डिपेंड ऑन कंडीशंस। लेकिन जो हर सवाल के आगे एवरी 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 वर्ड लगा दिया है, ये बोलना चाह रहा है चाहे कैसी भी कंडीशन हो, चाहे कंडीशन दी हो, चाहे कंडीशन ना दी हो, दुनिया के सारे पैरेललोग्राम रेक्टेंगल होंगे या सारे पैरेललोग्राम रोम्बस होंगे। तो आपको अपना सारा का सारा दिमाग उस एवरी के अकॉर्डिंग लगाना है, उस एवरी वाले के अकॉर्डिंग कि अच्छा एवरी इसने अगर ला दिया है स्टेटमेंट में तो क्या दुनिया के सारे पैरेललोग्राम के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू होगी क्या। वो एक के लिए ट्रू होती है ना मैडम तो अपन ट्रू लिख देते हैं, नहीं, दुनिया के सारों के लिए अगर ट्रू है तो ट्रू लिखो, अदरवाइज फॉल्स लिखो। चलो आगे देखो चीज़ें क्या है। एवरी पैरेललोग्राम इज़ अ रोम्बस, ये चीज़ अगर तुम्हें प्रूव करनी है तो पहले पैरेललोग्राम और रोम्बस ये बेसिकली होता क्या है इसका एक छोटा सा डेमो तुमको पता होना चाहिए, उस पर अपन बातचीत करते हैं। लेट्स से ये एक पैरेललोग्राम है और लेट्स से यहाँ पे हम लोगों के पास एक रोम्बस है। अब अगर मैं पैरेललोग्राम की बात करूँ, ठीक है, तो पैरेललोग्राम आप लोगों का एक ऐसा फिगर होता है जिसमें नो डाउट अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी ही होंगी, वो रोम्बस में भी होती है। अच्छा मैं अगेन रिपीट कर देती हूँ, इससे पहले भी मैंने कई बार रिपीट किया है। कई लोगों का ये मिथ होता है कि क्योंकि सिर्फ पैरेललोग्राम का नाम पैरेललोग्राम है तो सिर्फ इसी की अपोजिट साइड पैरेलल होगी, बाकी लोगों की थोड़ी ना होगी। ऐसा नहीं होता है, चाहे स्क्वायर हो, चाहे रोम्बस हो, चाहे रेक्टेंगल हो, इनकी भी अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है। तो सिर्फ नाम के अकॉर्डिंग जज मत करना। अच्छा अब बात करते हैं रोम्बस की। तो रोम्बस आप लोगों का एक ऐसा फिगर है जिसकी ऑल साइड्स बेसिकली क्या होती है, इक्वल। ठीक है, चारों की चारों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल। और पैरेललोग्राम आप लोगों का एक ऐसा क्वाड्रिलैटरल होता है जिसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ऑल इक्वल नहीं होती। ठीक है, ऑल इक्वल नहीं होती। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि दुनिया के सारे पैरेललोग्राम, एवरी पैरेललोग्राम इज़ अ रोम्बस, मतलब सारे के सारे पैरेललोग्राम एक रोम्बस कहलाएंगे। तो रोम्बस कहलाने के लिए जो फोरमोस्ट इम्पॉर्टेंट कंडीशन है वो क्या है कि ऑल साइड्स इक्वल आनी चाहिए। क्या तुम्हारी ऑल साइड्स इक्वल आ रही है पैरेललोग्राम में?
कोई कंडीशन तो दी नहीं है, ऑब्वियस है, तो इक्वल नहीं आ रही है। तो ऐसे केस में आपका ये कहना कि नहीं, पैरेललोग्राम में ऑल साइड्स आपकी इक्वल होंगी ही होंगी बिना कंडीशन दिए, बिना कुछ किए, ठीक है, ये गलत है। तो इसका मतलब एक पैरेललोग्राम, एक रोम्बस हमेशा ऑलवेज हर कंडीशन में नहीं हो सकता। तो इसको फिर हमको प्रॉपरली जस्टिफाई करना पड़ेगा। पहला तो इसका स्टेटमेंट, इसका जो आंसर है, आंसर नंबर 1 वो रहेगा फॉल्स, ठीक है। और दूसरा हम लोग इसका रीज़न लिखने के लिए जाएं कि इसका रीज़न क्या है, तो इसका रीज़न आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि इन रोम्बस, ठीक है, इन रोम्बस ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है, बट इन पैरेललोग्राम, लेकिन हम लोगों के पास जो पैरेललोग्राम होता है, ठीक है, उसमें मैं पैरेललोग्राम का सिंबल बना रही हूँ, आपको पूरी की पूरी स्पेलिंग लिखनी है, ठीक है, बट इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो ये दोनों सेम कैसे हो सकते हैं, तो दोनों अलग हैं। सो इसीलिए ये जो स्टेटमेंट दिया है, ये स्टेटमेंट क्या है, आपका फॉल्स है। अब आते हैं इसी क्वेश्चन की स्टेटमेंट नंबर 2 में। देखो स्टेटमेंट नंबर 2 में क्या बोल रहा है, एवरी रोम्बस इज़ ए रेक्टेंगल। आपको ये प्रूव करना है कि सारे के सारे रोम्बस रेक्टेंगल होंगे। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आखिर रेक्टेंगल का मीनिंग क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल एक ऐसा फिगर होता है, ठीक है, जिसका हर एक एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री। हर एक एंगल, 4 एंगल होते हैं टोटल, हर एक एंगल 90 डिग्री। इसकी जो अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं। तो तुम्हें कहाँ से ऐसा लगता है कि ये रोम्बस और ये रेक्टेंगल आपस में इक्वल हो सकते हैं। रोम्बस को अगर रेक्टेंगल बनना है, और रोम्बस को अगर रेक्टेंगल बनना है तो रोम्बस के भी हर एक एंगल 90 डिग्री के होने चाहिए, जो कि होते हैं क्या, नहीं। रोम्बस एंड पैरेललोग्राम में हर एक एंगल 90 डिग्री का नहीं होता, ठीक है, आपका हर एक एंगल 90 डिग्री का नहीं होता। तो इसीलिए तुम ये नहीं कह सकते कि रोम्बस और रेक्टेंगल होंगे ही होंगे, नहीं, ये गलत है। अच्छा, दूसरी एक और चीज़, रोम्बस में ऑल साइड्स इक्वल होती हैं और रेक्टेंगल में सिर्फ अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। आप ये जस्टिफिकेशन भी दे सकते हो, है ना। अच्छा, आप एक और जस्टिफिकेशन दे सकते हो कि रेक्टेंगल में इसके चारों के चारों एंगल इक्वल होते हैं, 90 90 90 90 90। लेकिन रोम्बस में चाहे एंगल 90 डिग्री का हो या चाहे एंगल 90 डिग्री का ना हो, रोम्बस के सिर्फ और सिर्फ अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। क्या है, आपके रेक्टेंगल में चारों इक्वल होते हैं, रोम्बस में सिर्फ और सिर्फ अपोजिट इक्वल होते हैं। तो वैसे हम ये जानते हैं कि हम लोगों की जो आंसर नंबर 2 है, इस आंसर नंबर 2 की जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। बट जब आप इसका रीज़न देने के लिए जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि इसका सिर्फ एक ही रीज़न आप दे सकते हो, टोटल इसके फॉल्स होने के आप 3 रीज़न सपोर्ट कर सकते हो। पहला रीज़न क्या सपोर्ट कर सकते हो कि आप लोगों के पास जो रेक्टेंगल ईच एंगल, ठीक है, इज़ ऑफ 90 डिग्री, आपका हर एक एंगल 90 डिग्री का है, ठीक है। एंड आप लोग जो बात कर रहे हो रोम्बस की, ठीक है, रोम्बस में हर एंगल 90 डिग्री का नहीं होता, ईच एंगल इज़ नॉट ऑफ 90 डिग्री, ठीक है। ये आपका हो गया पहला रीज़न। तो इस तरीके से एक रोम्बस एक रेक्टेंगल नहीं कहलाया जा सकता। दूसरा रीज़न आप यहाँ पे ये जस्टिफाई करके दे सकते हो, ये जो हमने ऊपर वाले केस में दिया था ना, सेम टू सेम यही वाला, कि रेक्टेंगल के केस में, मतलब रोम्बस के केस में ऑल साइड्स होती हैं इक्वल, लेकिन जब हम बात करेंगे किसकी, रेक्टेंगल की, तो रेक्टेंगल के केस में सिर्फ और सिर्फ अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो एक में अपोजिट साइड्स इक्वल है, एक में ऑल साइड्स इक्वल है, ये भी आप एक रीज़न दे सकते हो। तो कैसा है, जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं आप हर प्रॉपर्टीज़ में से कोई भी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकते हो, और उन प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करके जो दोनों में डिफरेंट हो जो प्रॉपर्टी, उससे इस चीज़ को क्या कर सकते हो, जस्टिफाई कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, तो ऐसे तो और भी सी रीज़न भी दिया जा सकता है कि रेक्टेंगल में ऑल एंगल इक्वल होते हैं। एक ये रीज़न भी आप दे सकते हो कि इन रेक्टेंगल ऑल 4 एंगल्स आर इक्वल,
ठीक है, ऑल 4 एंगल्स आर इक्वल, आपके चारों के चारों जो एंगल्स हैं वो चारों के चारों एंगल्स क्या हैं, इक्वल हैं, ठीक है। बट अगर हम लोग बात करते हैं रोम्बस की, तो रोम्बस में कभी भी चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है, बट इन रोम्बस अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, चारों इक्वल नहीं होते, अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। डन। तो इस तरीके से ये सवाल नंबर 2 हम लोगों का समाप्त हो गया। अभी इसी क्वेश्चन के सवाल नंबर 3 की तरफ आते हैं। बोल रहा है कि एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम। देखो ध्यान से सुनना, क्या बोला है, एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम। और एक बार इसी का हम सवाल नंबर 6 भी स्टडी करते हैं। सवाल नंबर 3 को और सवाल नंबर 6 को साइमल्टेनियसली पढ़ो। सवाल नंबर 3 में क्या बोला है, एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम, मतलब हर रेक्टेंगल पैरेललोग्राम होगा, रेक्टेंगल पैरेललोग्राम होगा। और सवाल नंबर 6 में क्या बोला है, एवरी पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल, यानी कि सारे पैरेललोग्राम रेक्टेंगल होंगे। तो ऐसा नहीं है कि सवाल नंबर 3 और सवाल नंबर 6 आपको ऐसा लग रहा हो कि अरे ये तो दोनों के दोनों सेम टू सेम है, ऐसा नहीं है, दोनों में डिफरेंस है, दोनों सेम नहीं है, ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। पहले वाले में यानी कि सवाल नंबर 3 में रेक्टेंगल पैरेललोग्राम होगा और सवाल नंबर 6 में पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल बोला जा रहा है, ठीक है। तो पहले सवाल नंबर 3 पे बात करते हैं। एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम। ओके, देखो रेक्टेंगल की क्या कंडीशंस हैं कि अपोजिट साइड्स इक्वल होनी चाहिए, और पैरेललोग्राम की भी क्या कंडीशन है, उसकी भी अपोजिट साइड्स इक्वल होनी चाहिए। अरे वाह, ये प्रॉपर्टी तो दोनों में मैच कर गई। लेकिन सिर्फ एक प्रॉपर्टी मैच करने से ऐसा मत कहना कि अच्छा हाँ ठीक है ये ट्रू है, ठीक है, सिर्फ एक प्रॉपर्टी मैच करने से नहीं होता। अच्छा, प्रॉपर्टी नंबर 2, अभी आप लोगों का जो रेक्टेंगल है उसके अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, बिल्कुल होते हैं। हर एंगल 90 होता है तो ऑब्वियस है कि अपोजिट एंगल तो 90 डिग्री होगा ही होगा। तो इसीलिए आपका जो पैरेललोग्राम होता है, क्या उसमें भी अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं? अच्छा हाँ, उसमें भी होते हैं। तो बस हो गया यार ये प्रूफ कि एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम। तो ये वाली स्टेटमेंट क्या हो गई, हम लोगों की ट्रू हो गई, ठीक है। ये वाली स्टेटमेंट हम लोगों की क्या हो गई, ट्रू। इसका अगर आपको रीज़न जस्टिफाई करना हो तो इसमें लिखना, मैं लिख के नहीं दे रही हूँ, डिक्टेट कर रही हूँ, तुम्हें इसे प्रॉपरली लिखना है कि इन रेक्टेंगल एंड इन पैरेललोग्राम बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। दोनों केस में क्योंकि अपोजिट साइड्स के पेयर कॉन्ग्रुएंट एंड पैरेलल, ये भी लिखना, कॉन्ग्रुएंट एंड पैरेलल, बस खत्म। अब आते हैं सवाल नंबर 6 में। सवाल नंबर 6 कहता है कि एवरी पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल, कि सारे पैरेललोग्राम रेक्टेंगल होंगे। तो देखो कैसा है, रेक्टेंगल की जो फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है रेक्टेंगल होने की, वो क्या है, अपोजिट साइड्स इक्वल होने के अलावा उसका हर एक एंगल 90 डिग्री भी आना चाहिए। रोम्बस में एंगल की कोई पैरेललोग्राम में ऐसे एंगल की कोई लिमिटेशन नहीं है कि नहीं 81 डिग्री आना चाहिए, नहीं 92 डिग्री आना चाहिए, नहीं 1 डिग्री आना चाहिए, ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है। वो एकदम चिल है। वो बोलता है कि अच्छा मेरे को सिर्फ अपोजिट साइड से मतलब है, एंगल वाली चीज़ को हम उतना इंपॉर्टेंस नहीं देते, खैर। लेकिन रेक्टेंगल एंड स्क्वायर बहुत ही फिक्स हैं। वो ये कहते हैं कि नहीं, हमारे इसमें हर एक एंगल 90 डिग्री होगा, मतलब अपोजिट साइड इक्वल है। सिर्फ इतना बोल देने से काम नहीं चलेगा, एंगल भी 90 डिग्री होना चाहिए। तो देखो पैरेललोग्राम में भी अपोजिट साइड्स होती हैं इक्वल, और रेक्टेंगल में भी अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। तो ये सोच के कई बार एक स्टूडेंट को ये लग सकता है कि इस स्टेटमेंट का आंसर लिख देंगे हम लोग ट्रू, बट हम क्या प्रूव करना चाह रहे हैं कि वो एक रेक्टेंगल होगा, और रेक्टेंगल एंड स्क्वायर की फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है हर एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। तो एक बात बताओ, क्या पैरेललोग्राम में अनलेस एंड अनटिल कोई स्पेशल कंडीशन ना दी हो, क्या पैरेललोग्राम के हर एंगल 90 डिग्री के होते हैं? नहीं होते। क्या रेक्टेंगल बनने के लिए 90 डिग्री चाहिए? तो इसका मतलब ये वाली जो स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 6 की, ये स्टेटमेंट आप लोगों की क्या है, फॉल्स है, ठीक है। और इसका रीज़न आप कैसे लिखोगे, मैं डिक्टेट कर रही हूँ, आपको लिखना है। क्या है इसका रीज़न कि इन पैरेललोग्राम, ठीक है,
ईच एंगल इज नॉट ऑफ 90 डिग्री बट इन रेक्टेंगल ईच एंगल शुड बी 90 डिग्री, शुड बी ऑफ 90 डिग्री। कि रेक्टेंगल में हमको हर एंगल 90 डिग्री चाहिए और पैरेललोग्राम में हर एंगल 90 डिग्री का नहीं होता। तो सवाल नंबर 3 से और एक सवाल नंबर 6 से हमको एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट या बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन पता चलता है कि एवरी रेक्टेंगल इज पैरेललोग्राम ट्रू और एवरी पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल या एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम, ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू नहीं होती। इनमें से एक स्टेटमेंट ट्रू वाली होती है और एक स्टेटमेंट फॉल्स वाली होती है। ठीक है, जो रेक्टेंगल है आप मान के चलो कि वो क्या है, बड़ा भाई है। ठीक है, और जो पैरेललोग्राम है वो छोटा भाई है। तो आप लोगों का रेक्टेंगल बड़ा है, बड़ा भाई, और पैरेललोग्राम कैसा है, छोटा भाई। तो बड़ा भाई छोटे भाई के जैसे सारे काम कर सकता है। ठीक है, सारी प्रॉपर्टी शो कर सकता है। लेकिन अगर क्वेश्चन में बोला जाए कि एक छोटे को बड़े भाई वाले काम करना है, छोटे से बड़े की तरफ जाना है, तो ये अलाउड नहीं है। ठीक है, बल्कि इस तरीके से भी चीज़ें पूछी जा सकती है, जैसे कि एवरी, ठीक है, स्क्वायर इज़ अ रोम्बस। ये हो गया आप लोगों के पास पहला कंडीशन। और दूसरा कंडीशन हो गया कि एवरी रोम्बस इज़ अ स्क्वायर। ये हो गई आप लोगों के पास दूसरी कंडीशन। अब आपको बताना है कि इसमें से ट्रू कौन सा है, फॉल्स कौन सा है। दोनों ट्रू होंगे, दोनों फॉल्स होंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, अच्छा, तो देखो स्क्वायर और रेक्टेंगल इन दोनों को बड़े भाई मान के चलना है, तो ये बड़ा है, और रोम्बस जो है वो छोटा भाई है। तो आप बड़े से छोटे की तरफ जाना अलाउड है। तो यस, द स्टेटमेंट इज ट्रू। दुनिया के हर स्क्वायर एक रोम्बस हो सकते हैं, हर स्क्वायर। लेकिन अगर आप बोलोगे कि एवरी रोम्बस इज अ स्क्वायर, तो रोम्बस कैसा है, छोटा भाई, स्क्वायर कैसा है, बड़ा भाई। अब हम लोगों का स्टेटमेंट कहाँ से कहाँ की तरफ जा रहा है, छोटे से बड़ा। सो दिस इज नॉट अलाउड, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। दुनिया का हर रोम्बस स्क्वायर नहीं हो सकता अनलेस एंड अनटिल किसी क्वेश्चन में कोई स्पेशल कंडीशंस ना दी गई। ठीक है, तो देखो अभी हमने जो डिस्कशन किया, इस डिस्कशन के बेसिस पे सवाल नंबर 5 आपके पास है कि एवरी स्क्वायर इज़ अ रोम्बस। तो स्क्वायर क्या है, बड़ा भाई, रोम्बस क्या है, छोटा भाई, बड़े से छोटा अलाउड है। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। और जब इसका रीज़न लिखने की बारी आएगी तो रीज़न क्या लिखेंगे कि इन स्क्वायर, ठीक है, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड इन रोम्बस ऑल्सो एवरी साइड्स आर इक्वल। बस खत्म। ठीक है, छोटे भाई के पास जा रहे हो ना, छोटे भाई की ज़्यादा इच्छाएं नहीं है, वो बोलता है ठीक है भाई मेरे को तो बस साइड वाली कंडीशन दे दे, मैं फिर भी खुश हो जाऊंगा, है ना। तो उसको स्क्वायर बोलता है ठीक है ले ले, साइड वाली कंडीशन तेरे और मेरे बीच में सेम है, हो गया वो खुश और बन गया वो एक रोम्बस, राइट। अब एक ही सवाल बचता है, एवरी स्क्वायर इज़ अ रेक्टेंगल। इस सवाल को इस लॉजिक से मत करना कि मैडम यहाँ तो स्क्वायर भी बड़ा भाई है, यहाँ तो रेक्टेंगल भी बड़ा भाई है, ऐसा कोई लॉजिक मत लगाना। ठीक है, वो तो मैंने खैर जब आपका कॉम्बिनेशन आए रेक्टेंगल का, पैरेललोग्राम का, रोम्बस का, स्क्वायर का, जब आए पेयर, तब कैसे सॉल्व करना है, तब कन्फ्यूजन से कैसे बचना है, उसके लिए मैंने बताया। इस बड़ा और छोटे वाले कंसेप्ट को हर सवाल में मत ठूस देना। जैसे कि इस सवाल नंबर 4 में मत ठूसना, क्योंकि इसमें स्क्वायर और रेक्टेंगल का कॉम्बिनेशन है, नहीं चलेगा। कॉम्बिनेशन किसका होना चाहिए, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम का, और एंड रोम्बस का एंड स्क्वायर का। तब वो वाला कंसेप्ट लगाना कि बड़े से छोटा अलाउड है बट छोटे से बड़ा अलाउड नहीं है। तो फिर अब हम सवाल नंबर 5 में क्या खोपड़ी चलाएंगे, अपना दिमाग चलाएंगे। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है कि एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, सारे के सारे स्क्वायर रेक्टेंगल होंगे। अब देखो कैसा है, स्क्वायर और रेक्टेंगल बहुत ही जिद्दी लोग हैं। जैसे स्क्वायर बोलता है कि मेरे को हर एंगल 90 डिग्री का होना, जो बेचारा रोम्बस या कई बार बेचारे पैरेललोग्राम इस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पाते थे। लेकिन अभी आपके साथ कंपटीशन में खड़ा है रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल बोलता है कि अच्छा तेरे को हर एंगल 90 डिग्री का होना है ना, तेरे को हर एंगल 90 डिग्री का होना, देख मेरे पास भी हर एंगल 90 डिग्री का है। तो यानी कि अगर आप क्वेश्चन नंबर 4 में कंपैरिजन कर रहे हैं स्क्वायर और रेक्टेंगल के बीच में, तो एंगल दोनों में ही 90 डिग्री का है, मतलब दोनों में एंगल वाली कंडीशन कैसी है, सेम। अब आप क्या चाहते हो कि आपका स्क्वायर एक रेक्टेंगल कहलाए,
अगर आप क्या चाहते हो कि आपका स्क्वायर एक रेक्टेंगल कहलाए, आप चाहते हो कि आपका एक स्क्वायर रेक्टेंगल कहलाए, तो स्क्वायर में ऑल साइड्स इक्वल होती है। अगर ऑल साइड्स इक्वल हैं तो आप ये कह सकते हो कि ये वाली साइड और ये वाली अपोजिट साइड भी इक्वल होंगी, क्योंकि अगर ऑल साइड्स इक्वल हैं तो अपोजिट भी तो इक्वल ही होंगी ना। हाँ, और रेक्टेंगल की कंडीशन क्या होती है? रेक्टेंगल बोलता है कि मुझे ऑल साइड से कोई मतलब नहीं है, मेरे को अपोजिट साइड इक्वल करके दो। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, तो आप इसका स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? ट्रू। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा स्क्वायर किस में कन्वर्ट हो जाए? रेक्टेंगल में, यानी कि स्क्वायर को रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज़ फुलफिल करनी है। तो क्या स्क्वायर रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज़ फुलफिल कर पा रहा है? तो हम लिखेंगे यस। इन स्क्वायर ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, इन स्क्वायर ऑल साइड्स आर इक्वल, दैट इज अपोजिट साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। देखना, ध्यान रखना, अगर चारों साइड्स इक्वल हैं तो अपोजिट भी इक्वल होगा, मस्ट है। लेकिन अगर ऐसा है कि अपोजिट इक्वल है तो चारों भी इक्वल होंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। जैसे ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, तो अब मुझे देख के बताओ क्या अपोजिट इक्वल होंगे? तो बोलोगे बिल्कुल होंगे। लेकिन अगर मैं कहूँगी ये 4 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 3 है, क्या मैं बोलूँगी कि अब मुझे बताओ क्या यहाँ पे ऑल इक्वल होंगे? नहीं, ऑल इक्वल नहीं होंगे। तो अगर आपको ऑल इक्वल दिया है तो नो डाउट अपोजिट को तो इक्वल होना ही होना है। बट अगर कोई चीज़ अपोजिट इक्वल दी है और आप वो कोई पूछे कि अच्छा ऑल इक्वल होंगे क्या, तो नहीं, माइट भी हो सकता है अगर सारी वैल्यू सेम निकले तो। अगर नहीं है सारी वैल्यू सेम तो फिर ऑल इक्वल नहीं होंगे। तो हमें क्या बोलना है कि एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, मतलब हम चाहते हैं कि हमारे क्वेश्चन में हमारा जो स्क्वायर है वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज फुलफिल करे रेक्टेंगल की। तो रेक्टेंगल की 2 ही प्रॉपर्टीज़ है मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर एंगल 90 डिग्री का वो फुलफिल वो कर रहा है, उसकी अपोजिट साइड्स क्या होनी चाहिए? इक्वल, वो भी स्क्वायर फुलफिल कर रहा है। तो द स्टेटमेंट इज ट्रू। तो इसका रीज़न में 2 तरीके से इसको जस्टिफाई करोगे, 2 पॉइंट्स बना के इसको जस्टिफाई करोगे। पॉइंट नंबर ए लिखना कि इन स्क्वायर ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, ठीक है। फिर उसके बाद पॉइंट नंबर बी लगा के लिखना इन स्क्वायर ऑल साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर अपोजिट साइड्स विल ऑल्सो बी इक्वल। फिर उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके लिखना, ठीक है, हेंस ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री एज वेल एज अपोजिट साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर इट विल बी अ रेक्टेंगल। खत्म। तो इस तरीके से हम लोगों के ट्रू और फॉल्स यहाँ पे डिस्कशन करके ख़त्म होते हैं। अगर तुम्हारी एक्सरसाइज में ये 6 सवाल दिए हैं ट्रू फॉल्स के, तो इसका ये मतलब नहीं है कि इसे 6 ही सवाल बन सकते हैं, उल्टे भी तो बन सकते हैं। जैसे सवाल नंबर 1 का उल्टा बना दिया कि एवरी रोम्बस इज़ अ पैरेललोग्राम, सवाल नंबर 2 का उल्टा बना दिया कि एवरी रेक्टेंगल इज़ अ रोम्बस। सवालों को उल्टा पुल्टा किया जा सकता है। तो सवाल बहुत सारे क्रिएट किए जा सकते हैं, वर्ड्स को इधर उधर करके अलग अलग कॉम्बिनेशन सेट करके। लेकिन हमने कितने डिस्कस किए और उनका लॉजिक भी मैंने बताया कि कैसे करना है, ताकि अगर कल को तुमको सवाल उल्टा पुल्टा करके आ जाए तुम भी उनको बना पाओ। ठीक है, ओके। फिलहाल अभी अपन इस डिस्कशन को यहाँ पे स्टॉप करते हैं।